खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा का वर्चस्व बरकरार। 22 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर, 19 पदकों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। पंचकुला में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में महिला कबड्डी फाइनल मैच देखने पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। कहा, खेलो इंडिया गेम्स ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा प्लेटफॉर्म। केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति जारी की। कहा, वर्ष 2030 तक देश को शीर्ष वायु खेल देशों में लाना नीति का मुख्य लक्ष्य। और प्रदेश में बढ़ते तापमान से आम जनजीवन प्रभावित। एचयू के मौसम विभाग ने 10 जून से मौसम में बदलाव की जताई संभावना। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में चौथे दिन खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। अब तक हरियाणा 22 स्वर्ण, 16 रजत और 26 कांस्य पदक जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र 19 स्वर्ण, 21 रजत और 15 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। मणिपुर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। आज रोहतक की बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्नति ने कड़े मुकाबले में गुजरात की खिलाड़ी को फाइनल में हराया। उन्नति हुड्डा ने प्रदेश सरकार की खेल नीति की सराहना की। पसंद रहा, प्रेशर नहीं लिया था, बस यूँ सोचा था कि अच्छा खेलना है। पूरा मैच ही बहुत ज़्यादा टफ रहा, जिसमें कभी वो आगे निकली कभी मैं, और मैं तो पूरे सेकंड सेट तक 18 पॉइंट तक मैंने ट्रेल किया। मेडल को जीतने के लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ी। हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जो भी बंदे हैं और सारा पूरा सपोर्ट करते हैं, खासकर हरियाणा के प्लेयर्स को, इसीलिए ही सर, वरना इतने सारे मेडल्स नहीं आते। खेलो इंडिया की टैली में भी हरियाणा के मेडल सबसे ज़्यादा हैं। पंचकुला में आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में महिला कबड्डी फाइनल मैच देखने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे। इस मैच में हरियाणा ने 48-29 के अंकों से महाराष्ट्र की टीम को पराजित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य खेल सचिव डॉक्टर महावीर सिंह और खेल निदेशक पंकज नैन भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे चरण में 8,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता को खेल प्रेमी भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से खिलाड़ियों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। ये प्रधानमंत्री की अच्छी सोच को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए देश भर में 19 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर हैं और ट्रेनिंग सेंटर भी हैं। इसके अलावा 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोल रहे हैं और 478 खेलो इंडिया सेंटर बनाने का निर्णय लिया जा चुका है। देश भर के 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और जो बाकी रेफरीज आए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हर हॉल में दर्शक बैठे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि हरियाणा में खेलों के प्रति लगाव क्या है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अपने आप में कैसे एक बड़ा टूर्नामेंट बनकर उभरा है। बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है, जहाँ एक और महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कभी एक पहले नंबर पर आता है, दूसरा आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि खेलों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवा खिलाड़ियों के लिए मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। तो देश भर में एक कंपटीशंस का वातावरण खड़ा करवाया है। इन टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है, फिर उनको टॉप्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम में या टॉप्स के एलीट प्रोग्राम में रखा जाता है, जिनमें हम भविष्य के स्टार्स देखते हैं। हमारे 29 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, बहुत सारे साई के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं, जिनमें से 478 का निर्णय लिया जा चुका है, वो शुरू कर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे दिन विभिन्न मुकाबले हुए। आज रिदमिक जिम्नास्टिक्स प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हुआ। शहीद मुकेश आनंद बैडमिंटन हॉल में आयोजित रिदमिक जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विभिन्न 7 प्रतिस्पर्धाओं के जारी किए गए परिणामों में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा पदक हासिल किए। महाराष्ट्र को 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल हुए, जबकि त्रिपुरा को 2 स्वर्ण पदक, पश्चिम बंगाल को 1 रजत और 1 कांस्य, उत्तर प्रदेश को 2 स्वर्ण और 2 कांस्य, केरल को 2 स्वर्ण और 1 रजत, दिल्ली को 1 स्वर्ण और 2 रजत और तेलंगाना को 1 रजत पदक प्राप्त हुआ। खेलो इंडिया में महाराष्ट्र की 2 जुड़वां बहनें रिद्धि और सिद्धि ने ऑलराउंड इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त किया। हम लोग महाराष्ट्र टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑलराउंड इवेंट में मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा
और वॉल्टिंग टेबल पे से सिल्वर मेडल मिले। मेरा वॉल्टिंग टेबल में सिल्वर मेडल रहा है। आज का दिन एयर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही खास रहा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज देश की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को जारी कर दिया है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति पर नई दिल्ली में अपने संबोधन में केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष वायु खेल देशों में से एक बनाना इस नीति का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भारत के पास एयर स्पोर्ट्स की व्यापक विविधता की क्षमता है। भारत की 70% आबादी 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है। इसी तारतम्य में हमारी कोशिश रही है कि एक महत्वपूर्ण अंग जो एयर स्पोर्ट्स का अंग है, उसे भी एक नई जोश, एक नई शुरुआत हम लोग देंगे। एंड दैट इज व्हाई टुडे वी आर रिलीजिंग द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022. And this is after much research, after much consultation, and on the basis of a great resolve that we have come forward to you with this new architecture. Why this is important for India is the fact that we need to look at emerging sectors. नए क्षेत्रों में हमें ध्यान देना होगा. And therefore you have the ability in this country to have the widest diversity of air sports. Now combine that geographical advantage along with the demographic dividend that India enjoys. 70% of India's population is below the age of 35. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमें नए क्षेत्रों में ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि भारत में हवाई अड्डे 74 से बढ़कर 141 और फ्लीट साइट्स 410 हवाई जहाज से बढ़कर 715 हवाई जहाज तक पहुंच चुकी है। भारत में अब इस इकोसिस्टम को स्थापित करना हमारा उत्तरदायित्व है। 74 से 141 एयरपोर्ट्स बन चुकी हूं, जिस भारत में फ्लीट साइज 410 हवाई जहाज से 715 हवाई जहाज तक पहुंच चुकी हूं, उस भारत में ये इकोसिस्टम स्थापित करना हम लोगों का दायित्व है। और पिछले 10 महीनों में आपने देखा है कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की नई नीति से, एमआरओ की नई नीति से, ड्रोन पॉलिसी की नई नीति से, कार्गो के क्षेत्र में तीव्र गति देने से, लीजिंग, एयरक्राफ्ट लीजिंग के क्षेत्र में जून माह में हिसार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। बढ़ते तापमान से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं फसलों पर भी इसका प्रभाव नजर आ रहा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि इस बार हिसार जिले का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। 10 जून को मौसम में बदलाव आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा के अलग अलग जगहों पर बूंदाबांदी की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अभी आगे 10 तारीख के बाद में थोड़ा तापमान में गिरावट रहेगी और आगे मौसम थोड़ा सा, ये जितना मौसम भी आगे तापमान 40 डिग्री के आसपास रहेगा आगे, तो तापमान में ज़्यादा अगले हफ्ते से थोड़ा सा तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसमें तापमान जो कल का है वो 43.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा था, और रात्रि तापमान सामान्य के आसपास चल रहा है। किसानों ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा गर्मी है, जिसके कारण फसलें सूखने का खतरा बढ़ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बारिश हो ताकि गर्मी से राहत मिल सके और फसलों को फायदा हो। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ आए और फसलों में, और जो पशु पक्षी हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी बारिश होए ताकि हर चीज़ में राहत मिल सके। इस टेम्परेचर के अंदर सीधा सीधा जो फ़र्क है वो सब्जियों में पड़ रहा है, और नरमे की जो फसल है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उसकी बढ़ोतरी रुक गई है। और हम ये अपने परमात्मा से ये भी उम्मीद करते हैं कि ये जो आने वाली मानसून है ये जल्दी से जल्दी आए ताकि फसलें अपनी ग्रोथ ले।
किसानों को खाद की कमी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन के लिए अपना यूरिया का भंडार सुरक्षित कर लिया है। एक और जहां देश खाद को लेकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, वहीं खाद की कालाबाजारी में लगे लोगों पर सरकार सख्त कदम भी उठा रही है। यूरिया की चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ने फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है। यूरिया चोरी कर उद्योगों में उपयोग करने वालों से सरकार ने पिछले 1.5 महीने में 35,000 बैग जब्त किए हैं और 8 FIR दर्ज कर 6 लोगों को जेल भेजा है। इन राज्यों में हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना शामिल हैं। 70 लाख मीट्रिक टन यूरिया राज्यों के पास उपलब्ध है। 16 लाख मीट्रिक टन यूरिया आयात के बाद किसानों के इस्तेमाल के लिए केंद्र सरकार के पास मौजूद है। 25 लाख मीट्रिक टन प्रति माह भारत में यूरिया का उत्पादन होता है। इस तरह 287 लाख मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक अभी से लेकर दिसंबर तक मौजूद है। अक्टूबर से बैरोनी और सिंदरी के कारखानों में यूरिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आयुर्वेद आहार का लोगो जारी किया है। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज भी जारी किया। खाने की गुणवत्ता में खाद्य विकास सूचकांक ने 20 बड़े राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, जबकि गुजरात दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। न्यूट्रिशन, ये दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है। कोई भी नेशन को समृद्ध होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके बेज में देश के नागरिक स्वस्थ हो, ये बहुत आवश्यक होता है। देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होते तो आप विकसित भारत का सपना को पूरा नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज तंदुरुस्त राष्ट्र का निर्माण करता है और तंदुरुस्त राष्ट्र ही आगे बढ़ सकता है, अपना गोल को अचीव कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों और सभी की सामूहिक भागीदारी से ही खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है, जिसके लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बेहतरीन कार्य कर रहा है। आने वाले दिनों में देश के नागरिक को हेल्दी फूड मिले, हाइजेनिक फूड मिले, उसको सुनिश्चित करने के लिए फसाई के द्वारा जो प्रयास हो रहा है, वो प्रयास सचमुच में देश हेल्दी नेशन बनाने में बहुत अच्छी तरह से उपयोगी होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए ना हो सके। प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन इन जन कल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए सभी चालू परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक चार्ट बनाया जाए, ताकि समयावधि, पूर्ण प्रतिशत और अपेक्षित उद्घाटन तिथि की स्थिति स्पष्ट हो सके। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 194 करोड़ 27 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 3,700 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और 2,500 से ज़्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.72% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 35 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,92,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 798 मामले सक्रिय हैं। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रक्षेपण किया है। बीती रात ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसे दागा गया। ये एक परीक्षण था। मिसाइल प्रक्षेपण में सभी परिचालन मानकों के साथ साथ सिस्टम की विश्वसनीयता के पैमाने को भी हासिल किया। DRDO के द्वारा विकसित ये मिसाइल 4,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 1,000 किलो हथियार लेकर 900 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा का वर्चस्व बरकरार। 22 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर, 19 पदकों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। पंचकुला में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में महिला कबड्डी फाइनल मैच देखने पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। कहा, खेलो इंडिया गेम्स ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा प्लेटफॉर्म। केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति जारी की। कहा, वर्ष 2030 तक देश को शीर्ष वायु खेल देशों में लाना नीति का मुख्य लक्ष्य है। और प्रदेश में बढ़ते तापमान से आम जनजीवन प्रभावित। एचयू के मौसम विभाग ने 10 जून से मौसम में बदलाव की जताई संभावना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।